हेलो दोस्तों, मैं आशीष भाटिया एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान पॉलिटी का, वो है सूचना का अधिकार और राज्य सूचना आयोग। दोस्तों, आपने बहुत बार ये कहते हुए सुना है कि यदि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं आरटीआई लगा दूंगा। क्या आप जानते हैं कि ये आरटीआई कैसे लगाई जाती है? क्या आपको पता है कि इस आरटीआई का इतिहास क्या है? क्या आपको पता है कि विश्व में और भारत में जो सूचना का अधिकार है वो लोगों को कैसे मिला? आइए इसके बारे में हम जानते हैं, और राज्य जो सूचना आयोग है उसके बारे में हमारी जो क्लास है वो पूरी केंद्रित रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूचना का अधिकार। हम राज्य सूचना आयोग पढ़ रहे हैं तो हमें कम से कम सूचना के अधिकार जो आरटीआई है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सूचना से क्या अभिप्राय होता है, कि ये सूचना क्या होती है। तो देखिए, सूचना का मतलब होता है कि कोई भी फाइल या दस्तावेज या मेमो, मतलब ऐसी सामग्री जिसमें कोई भी फाइल, दस्तावेज, मेमो या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो लोक प्राधिकारी है उसके द्वारा, मतलब जो कानून बनाए गए उसकी लोक प्राधिकारी तक पहुंच हो, उनको हम सूचनाएं बोलते हैं। और हमें सूचनाएं क्यों चाहिए? क्योंकि हम जो आम नागरिक है वो चाहता है कि सुशासन बना रहे, पारदर्शी तरीके से सरकारें काम करें, या हमें कहीं लगता है कि हमारे साथ कहीं पे अन्याय हुआ है, उससे संबंधित हमें सरकारी सूचना, सार्वजनिक सूचना है उसकी हमारे तक पहुंच हो, इसलिए हम सूचना की मांग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो आरटीआई है, सूचना का अधिकार है, इसकी एक विकास यात्रा देखते हैं कि ये कैसे मतलब इंट्रोड्यूस हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1766 के अंदर, 1766 में स्वीडन में, मतलब स्वीडन, आप हमने पढ़ा था कि लोकायुक्त के बारे में जब पढ़ा था, लोकपाल, कि ओमबुड्समैन जो शब्द है वो स्वीडिश शब्द है, तो स्वीडन बहुत ही आगे रहा है इन मामलों में। तो स्वीडन में इसकी मतलब जो सूचना का अधिकार है इसके बारे में सबसे पहले चर्चा की गई। तो स्वीडन से ये यात्रा स्टार्ट होती है कि सूचना का अधिकार है वो कैसे लोगों को मिले। उसके बाद यदि हम देखें तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएन है, यूएन ने 1948 में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएन, इसने एक डिक्लेरेशन जारी किया, यूएन डी एच आर। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, यानी जो मानवाधिकार है उनके ऊपर एक घोषणा पत्र जारी किया। तो उसमें सूचना के अधिकार की क्या है, चर्चा की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी माना कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसके अंदर जो सूचना का अधिकार है वो अंतर्निहित उसमें होना चाहिए। तो सूचना के अधिकार की बात यहाँ पे भी करी गई कि भाई हमें जो नागरिक है उन तक सूचना की पहुंच होनी चाहिए। तो 1948 में भी क्या हो रही है, सूचना के अधिकार की बात हो रही है। यदि हम देखें कि विधिवत रूप से या व्यापक या स्पष्ट तरीके से कहीं पे सूचना के अधिकार के कानून की बात हो रही है, तो 1966 में जो अमेरिका है, अमेरिका में जो सूचना का अधिकार है इसकी एक व्यापक स्तर पे और सुस्पष्ट तरीके से कानून की बात अमेरिका कर रहा है सूचना अधिकार के बारे में। तो ये हमने देखा विश्व में कि सूचना का अधिकार है वो कैसे लोगों तक पहुंचा। अब बात करें यदि भारत के संदर्भ में सूचना का अधिकार क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, एक ब्रिटिश कानून था अंग्रेजों के वक्त, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923। ये कानून ये बताता था कि जो सरकारें हैं, सरकार है, वो सार्वजनिक जो दस्तावेज होते हैं उनको गोपनीय रख सकती है। मतलब सरकार है वो सार्वजनिक जो आपके दस्तावेज है उनको गोपनीय रख सकती है। ये कानून है 1923 का, जिसका नाम है शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923। तो अब ये कानून हमारे जो आरटीआई है उसमें बहुत ही बाधा बन रहा था, जो सूचना का अधिकार है उसमें ये कानून हमेशा के लिए बाधा बन रहा था। अब देखिए कि हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में, हमने संविधान बनाया। तो संविधान के बनने के बाद में भी जो सूचना का अधिकार है वो क्या है, मतलब इस कानून की वजह से उसके बारे में व्यापक स्तर पे चर्चा नहीं की गई। जबकि इसकी मांग है वो जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था उसमें भी उठी, पर इसका जो धरातल पे ये नहीं आ पाया। अब दो महत्वपूर्ण केस देखते हैं हम। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण वाद, और एक है 1982 का है ये,
1982 का ये एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ। अब इन दोनों केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसने ऐतिहासिक निर्णय दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यदि हम लोकतंत्र की बात करें, सच्चे लोकतंत्र की बात करें, तो उसमें नागरिक, जो हम एक ऐसे आदर्श लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब तक नागरिकों को ये नहीं पता चलेगा कि हमारी सरकारें क्या काम कर रही है, हमारी सरकारें किसके लिए काम कर रही है, और जो सरकारें काम कर रही है उसके बारे में हम सूचनाएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ऐतिहासिक निर्णय इन दोनों केस में दिए कि भाई जो सूचना का अधिकार है, वो जो आपके अभिव्यक्ति की आजादी है और आर्टिकल 21 है, उसमें उसका एक अंतर्निहित भाग इसको माना गया। तो भारत में ये दो जजमेंट है, दो केस है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और एक शासकीय गोपनीयता अधिनियम है जो कई दिन तक हमारे सूचना के अधिकार में क्या है, बाधा बन रहा था। अब आगे देखिए कि आपके 1991 में हम एलपीजी जो सुधार करते हैं, आप सब जानते हैं, हम उदारीकरण लेके आते हैं, प्राइवेटाइजेशन लेके आते हैं, ठीक है। तो एलपीजी और ये ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी आने के बाद क्या हुआ कि प्रशासनिक स्तर पे हमें महसूस हुआ कि हमें एक जवाबदेही सरकार चाहिए, हमें पारदर्शिता चाहिए, हमें सुशासन, गुड गवर्नेंस चाहिए। तो 1991 के बाद क्या हुआ कि सूचना के अधिकार है, इसकी मांग देश में बहुत ज्यादा वो होने लग गई और आंदोलन होने लग गए। अब देखिए, अब एंट्री होती है इन श्रीमती जी की, जिनका नाम है अरुणा रॉय। तो अरुणा रॉय जी अब एंट्री करती है कि अब मैं आपको बताऊंगी कि सूचना का अधिकार हमें कैसे प्राप्त करना है। जो अरुणा राय जी है, ये एक सेवानिवृत्त आईपीएस ऑफिसर थी, और इन्होंने क्या किया, राजस्थान से स्टार्ट किया हमारे सूचना के अधिकार की मांग को। अब देखिए, इन्होंने 1994 में रायपुर पाली के पास एक जगह है, रायपुर हमारे राजस्थान में पाली है, वहां पे इन्होंने एक आंदोलन चलाया। इनका एक संगठन है जिसका नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये इनके संगठन का नाम था। अब इन्होंने क्या किया, जब वहां पे ये रायपुर पाली में एक आंदोलन चलाया कि जो सरकारी कार्य हो रहे हैं, तो उनके व्यय का और जो कार्य है उनके बारे में हमें सूचना चाहिए। तो इन्होंने ग्रामीण स्तर पे आंदोलन की शुरुआत करी। और इसके अलावा इन्होंने जो हमारे आपके ब्यावर है, ब्यावर में जो अजमेर में ब्यावर पड़ता है, तो ब्यावर में जो एसडीएम थे उस टाइम पे 1994 में ही, इन एसडीएम के सामने एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में इन्होंने जो सरकारी कार्य है और जो सरकारी व्यय है उनसे संबंधित जो आपके सूचनाएं थी, वो इन्होंने ज्ञापन में मांगने की वो कार्य किया। तो इस तरह अरुणा रॉय है, इनको, इनका बहुत ही बड़ा योगदान है भारत में सूचना के अधिकार के संबंध में। और अरुणा राय है, इनको सूचना के अधिकार की प्रणेता भी बोला जाता है। जो सूचना का अधिकार है आपके आरटीआई, इसकी प्रणेता किनको बोला जाता है, अरुणा रॉय को। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरुणा रॉय बहुत ही इन्होंने अच्छा काम किया सूचना के अधिकार के संबंध में। उसके बाद मैंने, जब आपने लास्ट स्लाइड देखी, तो इसमें ये अरुणा राय जी है और एक है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि एक विकेट तो मेरा भी बनता है। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आप जानते ही, ये जो अन्ना हजारे थे, उनके शिष्य रहे हैं, और उस आंदोलन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब आप देखते हैं कि जो वहां पे जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था लोकपाल के लिए, उसमें अब इनका जो अरविंद केजरीवाल जी है, इनका एक संगठन था जिसका नाम है परिवर्तन संस्था। तो ये परिवर्तन जो संस्था है, इसने भी आरटीआई के संबंध में बहुत काम किया। ये अरविंद केजरीवाल जी की एक संस्था है, परिवर्तन संस्था है। तो अरुणा रॉय और जो अरविंद केजरीवाल है, भारत में जो आरटीआई है, सूचना का अधिकार है, उस संबंध में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और इन दोनों को इसके लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। अब आप देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, वो उसको एशिया का नोबेल बोलते हैं। तो एशिया का नोबेल जिसको रेमन मैग्सेसे बोलते हैं, अरुणा रॉय और जो आपके अरविंद केजरीवाल जी है, इनको मिल चुका है। तो ये हमने भारत में एक विकास यात्रा देखी कि कैसे, मतलब जो जन आंदोलन हुए आरटीआई के लिए। अब देखिए, अब हम, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आप जो आरटीआई है, सूचना का अधिकार है, इसके बारे में इतना डीप में कैसे पढ़ा रहे हैं। तो डीप में पढ़ाने का मेरा मकसद क्या है
ये आप क्वेश्चन देखिए, सीईटी का क्वेश्चन है 2023 का, जो सीईटी का एग्जाम है उसका 2023 का क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही को चुनिए। पहला है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन से पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। दूसरा कथन है, अरुणा रॉय उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने आरटीआई एक्ट के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। कथन केवल 1 सही है, बी में केवल 2 सही है, सी में न तो 1 ना ही 2 सही है, और डी का है दोनों कथन सही है। तो आपको मैंने जो हिस्ट्री बताई उससे ये स्पष्ट हो गया कि अरुणा रॉय ने आंदोलन का नेतृत्व भी किया, और सूचना के अधिकार अधिनियम इसका 2005 का उद्देश्य क्या है, प्रशासन में पारदर्शिता लाना और उत्तरदायित्व लाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यह समझ में आया होगा कि सूचना के अधिकार की विकास यात्रा पढ़नी हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें से सवाल जो आपको मैंने दो वाद बताए, पूरी पूरी संभावना रहती है आने की। ये सीईटी 2023 का क्वेश्चन मैंने आपको एज ए प्रूफ दिखाया। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करें कि जो भारत में, अब आपको मैंने बताया कि 1994 तक क्या है कि आंदोलन हो रहे हैं, अरुणा रॉय है वो एक्टिवली काम कर रही है। उससे पहले 1975 में और 1982 में हमने 2 केस देखे। तो भारत में जो आरटीआई है उसके आंदोलन व्यापक स्तर पे हो रहे हैं। अब देखिए कि भारत में संघीय कानून बनने से कुछ पहले तक कुछ राज्यों में सूचना का अधिकार है वो कानून बन चुका था। इसका मतलब क्या है कि भारत में आप देखते हैं कि 2005 में हम आरटीआई लेके आए, आरटीआई अधिनियम है, तो उससे पहले कई राज्यों में सूचना के अधिकार के संबंध में कानून बन चुके थे। थोड़े से वो फैक्ट देखते हैं। सबसे पहला है तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु में 17 अप्रैल 1996 को राज्य स्तर पर आरटीआई कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, यह है तमिलनाडु। कि 17 अप्रैल 1996 में तमिलनाडु ने राज्य स्तर पे आरटीआई कानून बना दिया। उसके बाद 1997 में 1997 में गोवा और उड़ीसा है, दोनों में कानून बन चुके हैं। और राजस्थान में हमारे 2000 में, राजस्थान और कर्नाटक है वहां पे 2000 में कानून बन चुके हैं। राजस्थान में 2000 में श्रीमान अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उस टाइम पे हम आरटीआई कानून बना चुके हैं। उसके बाद देखते हैं 2001 में दिल्ली, और 2002 में महाराष्ट्र और आसाम में। उसके बाद है 2003 में मध्य प्रदेश में, और 2004 में जम्मू और कश्मीर में आरटीआई है, जो आपके सूचना का अधिकार है, वो कानून बन चुके हैं। तो अब आप देखिए 2005 में जब भारत में आरटीआई कानून बना, उससे पहले राज्य है वो सूचना का अधिकार का कानून बना चुके हैं, क्योंकि राज्यों में मांगे ज्यादा व्यापक स्तर पे थी और केंद्र इस चीज को सीरियसली ले नहीं रहा था। फिर देखिए 2005 में कानून बनता है। तो इस प्रकार हमने एक विकास यात्रा भारत की देखी। अब 2005 में हमने बनाया सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको हम आरटीआई एक्ट के नाम से जानते हैं। ये हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आते हैं, और बहुत से एग्जाम में आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे पूछे गए हैं। सबसे पहला है, लोकसभा में ये कब पारित हुआ, तो इसकी डेट है 11 मई 2005, वो 2005 है, सॉरी, है 25 2005। तो 11 मई 2005 को ये राज्यसभा में लोकसभा में पारित हुआ। उसके बाद राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 12 मई 2005 को, 11 मई को कहां पे हुआ, लोकसभा में, 12 मई 2005 को हुआ राज्यसभा में। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, तो वो मिली 15 जून 2005 को। तो 11 मई को क्या है, लोकसभा में पारित हो रहा है, 12 मई को राज्यसभा में, और 15 जून को हो रहा है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। और उसके बाद देखिए तो 12 अक्टूबर 2005 में ये कानून लागू हो गया था पूरे भारत में, 12 अक्टूबर 2005 में। और जब लागू हुआ उस टाइम पे आप जानते हैं जम्मू कश्मीर है वो एक विशेष दर्जा मिला हुआ था, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत पे था। पर आज की डेट में देखें तो ये कानून पूरे भारत में लागू है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 13 अक्टूबर 2005 से राजस्थान में यह कानून लागू हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इस आरटीआई जो एक्ट है इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, क्या क्या है। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी हम देखें तो एक अध्याय, इसमें टोटल अध्याय है कितने, 6, और धाराएं हैं 31, और अनुसूचियां हैं 5। ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे मेंशन की है। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए
कि आरटीआई अधिनियम है, इसके दायरे से बाहर कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो हम देखते हैं। हमने आरटीआई लागू कर दिया, सूचना का अधिकार, पर ऐसा भी तो है ना कि कुछ अपवाद हमने इसमें रखे हैं। देखिए, जो निजी संस्थाएं हैं वो प्रत्यक्षतः इसमें शामिल नहीं है। देखिए, निजी संस्थाएं प्रत्यक्षतः का मतलब ऐसी संस्थाएं जिनको राज्य सरकार या केंद्र सरकार फंडिंग कर रही है, वित्त पोषण कर रही है, तो वो इस कानून के दायरे में आएंगे। पर डायरेक्टली यदि देखें निजी संस्थाओं की बात करें तो वो इस कानून से बाहर हैं। और जैसे एनजीओ हो गए, जिनको राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा पोषित एनजीओ है, वो इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद है खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां, जैसे आईबी, रो है, सीबीआई है, सीआईडी है, आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट देख लीजिए, सीआरपीएफ देख लीजिए, आर्मी देख लीजिए। मतलब जो सुरक्षा और खुफिया एजेंसी है वो है क्या, बाहर है। सैन्य और सशस्त्र बल जो एजेंसी हैं वो सारे इस कानून से बाहर रखे गए हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित विषयों से संबंधित सूचना देने से मनाही है, कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है जिनके बारे में जो सूचना का अधिकार है उसमें हम सूचनाएं नहीं मांग सकते। तो सबसे पहले देखिए, ऐसी सूचनाएं कौन सी, ऐसी सूचनाएं देखिए जिससे भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा प्रभावित हो। भाई, भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा प्रभावित हो वैसी सूचना देके। अब आप पूछोगे कि सर मतलब ऐसी सूचनाएं कौन सी होती है, तो अब आप जाओगे और आप बोलोगे कि हमें मतलब जो खुफिया एजेंसियां उनके बारे में सूचना चाहिए, हमें इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो कैसे आपको दी जाएगी? क्योंकि आम नागरिक इन चीजों से क्या है, दूर रहता है। और दूर रहना भी चाहिए, क्योंकि यदि हम दूर नहीं रहेंगे तो हमारी देश की सुरक्षा पे क्या है, खतरा है। उसके बाद बात करते हैं ऐसी सूचनाएं जिससे विदेशी संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़े। यानी कोई विदेशी, जैसे कोई भी देश, दूसरा देश है, उसने विश्वास में भारत को ऐसी सूचनाएं दी है, और आप वो सूचनाएं, आम नागरिक यदि मांगता है तो वो सूचनाएं कैसे भारत सरकार देगी? तो विदेशी सूचनाएं हैं, उनसे हमारे क्या है कि जो विदेशी संबंध है उससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो वो सूचनाएं नहीं दी जा सकती। उसके अलावा है ऐसी सूचनाएं जिससे न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो। न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश दिया है तो ऐसी सूचनाएं, मतलब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जहां पे लगे, तो ऐसी सूचनाएं नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जिसमें कॉपीराइट का उल्लंघन हो, बहुत सारी सूचनाएं होती है, कॉपीराइट का मामला होता है, तो वो आपको नहीं दी जाएगी। उसके बाद है ऐसी सूचनाएं जिससे संसद या विधानमंडल की कार्य प्रणाली प्रभावित हो। फिर है ऐसी सूचनाएं जिससे व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए। उसके बाद है ऐसी सूचनाएं जो अपराध के लिए उकसाती हो। ऐसी सूचनाएं जो सरकारी विभाग की वित्तीय जवाबदेहिता बढ़ाती हो। और एक है मंत्रिमंडल के दस्तावेज, जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती है, जो विचार विमर्श होते हैं, वो सूचना के रूप में नहीं मांगे जा सकते। तो ये हमने देखे। आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए कि सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, कैसे हम सूचना आरटीआई में प्राप्त कर सकते हैं। ये मतलब जो एज ए आप स्टूडेंट हो, चाहे एक आम नागरिक हो, ये क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, और आपको अच्छे तरीके से देखनी चाहिए कि हम आरटीआई में सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है माध्यम, कि हम किस माध्यम में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, लिखित में भी या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली फॉर्मेट में भी हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज भाषा की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी या जिस क्षेत्र में आवेदन किया है वहां की राजभाषा में हम सूचना है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है शुल्क, की सूचना प्राप्त करने का हमें शुल्क कितना देना है। तो आवेदन है 10 रुपए, और यदि हम डिस्क या फ्लॉपी से कोई सूचना वो प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसका है 50 रुपए। और बीपीएल है उनके लिए क्या है, निःशुल्क है आवेदन। आगे हम देखते हैं। आगे देखिए कि आवेदन किसे, मतलब आवेदन किसे कर रहे हैं और कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें है पीआईओ। तो पीआईओ का मतलब है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी। पीआईओ कौन होता है, कि कोई भी विभाग होता है, कोई भी आप डिपार्टमेंट समझ लीजिए, उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी होता है जिसके पास हम मतलब सूचना देने के लिए वो क्या होता है, प्राधिकृत होता है, उसको पीआईओ यहाँ पे बताया गया, जिसकी फुल फॉर्म है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी, इसका पूरा नाम है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि सबसे पहले क्या है, कि जो पीआईओ है, किसी भी विभाग का जो वरिष्ठ अधिकारी होता है पीआईओ, उसको आवेदन किया जाता है। ये आवेदन किया जाता है 30 दिन में, ये आपको सूचना देगा। अब आप जब आवेदन कर रहे हो उसके 30 दिन के भीतर भीतर आपको ये सूचना देगा। और 30 दिन के बाद यदि ये सूचना नहीं देता, वो 30 दिन के बाद यदि ये सूचना देता है तो आपसे कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। ये इसमें एक प्रावधान है।
आगे देखिए, आपने सूचना के लिए आवेदन किया, आपको 30 दिन में सूचना नहीं मिली, या तो आपको पीआईओ है उसने सूचना क्या है उपलब्ध नहीं कराई, या फिर आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं हुए कि आपको जो सूचना मिली आपको लगा कि नहीं यार, मुझे जो सूचना चाहिए थी, मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि आप 60 दिन में वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी है एसपीआईओ, उसको शिकायत कर सकते हैं, उसको अपील कर सकते हैं कि भाई मैं सूचना से संतुष्ट नहीं हूं या मुझे सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब एसपीआईओ क्या करेगा, वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए कि सूचना उपलब्ध नहीं कराता, आपने एसपीआईओ को शिकायत भेजी, वो सूचना उपलब्ध नहीं कराता, तो 30 दिन में आप केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं। तो स्टार्ट देखिए, 30 दिन में इसको सूचना देनी होगी, किसको, पीआईओ को आपको। यदि पीआईओ के आवेदन से आप संतुष्ट नहीं हो या उसने सूचना उपलब्ध नहीं कराई, तो आप एसपीआईओ को मतलब 60 दिन में क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और यहाँ पे भी यदि आप संतुष्ट नहीं हो या फिर सूचना उपलब्ध नहीं कराई, तो 30 दिन में आप जो राज्य सूचना आयोग है या केंद्रीय सूचना आयोग है वहां पे आप अपील कर सकते हो। अब देखिए, यदि संघ सूची का विषय है तो कहाँ पे अपील होगी, केंद्रीय सूचना आयोग के पास, और राज्य सूची का विषय तो राज्य सूचना आयोग के पास। और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का अगर कोई विषय है, उसके बारे में सूचना प्राप्त करना चाह रहे हो, तो दोनों में से किसी के पास भी आप शिकायत है वो कर सकते हैं। तो ये एक हमने चार्ट के द्वारा बहुत ही इजी तरीके से इसको देखा। अब आगे देखिए, आगे है कि मतलब आपके जो दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है कि मैंने आपको चार्ट बताया कि 30 दिन में सूचना पीआईओ को दी जाएगी, ये वहां संतुष्ट नहीं है तो 60 दिन में एसपीआईओ को, और वहां पे भी संतुष्ट नहीं है तो फिर आप राज्य सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं। अब मैंने कुछ नोट बनाए हैं, उन नोट में आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, तो ध्यान से देखिए इन नोट को। सबसे पहला है कि यदि सूचना अन्य विभाग से संबंधित हो तो वह आवेदन संबंधित विभाग को ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें जैसे आपको मैंने बताया 30 दिन का तो समय होता ही है, और 30 दिन के अलावा 5 दिन आप अन्य विभाग के लिए 5 दिन और काउंट कर लीजिए, तो आपको 30 + 5 यानी 35 दिन में सूचना दी जाएगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें सूचना चाहिए किसी विभाग की और हमने वहां पे आवेदन कर दिया, अब आवेदन करने के बाद पीआईओ को लगा कि नहीं, ये हमारे जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उससे रिलेटेड सूचना नहीं है, तो वो क्या है उस विभाग को ट्रांसफर करेगा जहाँ के लिए आपने सूचना मांगी है। तो फिर क्या होगा कि 5 दिन एक्स्ट्रा वहां पे काउंट होते हैं, तो आपको 35 डेज में क्या है सूचना मिलेगी यदि अन्य विभाग से संबंधित कोई सूचना है, 30 + 5। अब आगे बात करते हैं कि यदि सूचना थर्ड पार्टी से संबंधित है तो 40 दिन लग सकते हैं, यदि सूचना किसी तृतीय पक्षकार से संबंधित हो तो 35 में 5 दिन और जोड़ लीजिए, 40 दिन आपको लगेंगे। अब आगे देखिए नोट 3 में कि यदि सूचना जीवन व स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो 48 घंटे में दी जाएगी। ऐसा कोई मामला है जिसमें आपके मतलब जीवन और प्राण या मतलब जीवन की स्वतंत्रता से जुड़ा कोई मामला हो, जैसे आप देखते हो बहुत सारे मतलब आरटीआई लगाते हैं कि जो आप न्यायालय में देखते हो कि किसी को बंदी बना लिया, या किसी की मतलब हॉस्पिटल में कुछ ऐसी सूचना हमें चाहिए कि उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन होना या कुछ ऐसी कुछ मतलब बीमारी है, तो जीवन से संबंधित यदि कोई मामला है तो 48 घंटे में सूचना दी जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार सवाल आ चुका है। नोट 4 में देखिए, आवेदन करने वाले को सूचना के अनुरोध का कारण बताना आवश्यक नहीं है, और आवश्यक जानकारी के अलावा किसी प्रकार की व्यक्तिगत या निजी जानकारी बताना आवश्यक नहीं है, कि आपको ये बताना जरूरी नहीं है कि मैंने सूचना क्यों मांगी है, इसका कारण बताना आपको कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा आप किसी प्रकार की निजी या व्यक्तिगत जानकारी वो देने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकता आपको कोई। तो ये एक पॉइंट देखा हमने। फिर नोट 5 में देखिए कि यदि किसी अनुरोध या आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तो लोक सूचना अधिकारी है उसको ऐसी स्वीकृति का कारण बताना पड़ेगा, और अपील की अवधि है वो भी बतानी पड़ेगी। आपने किया सूचना के लिए आवेदन और लोक सूचना अधिकारी है उसने बोला कि हम इन ग्राउंड्स के आधार पे आपको सूचना प्रोवाइड नहीं करवा रहे, या फिर हमने सूचना देने के लिए जो आपको मना किया है तो उसका वो कारण बताएगा स्पष्टीकरण में, और उसके बाद क्या बताएगा वो, आप अपील जो करोगे एसपीआईओ को, तो वहां पे आपको अवधि भी मेंशन करेगा कि इतनी अवधि में आप अपील कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमने नोट के रूप में देखे। आगे देखिए, आगे है कि नोट 6 में कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश के मामले में
किसी भी वाद, आवेदन आदि पर कार्यवाही या सुनवाई नहीं कर सकता। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि किसी भी न्यायालय में अगर कोई अधिनियम का आदेश या कुछ कार्यवाही है, उस पे कोई भी न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि अपील के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसको ही फॉलो करना चाहिए। अब आगे देखिए नोट 7 में कि 30 दिन की निर्धारित अवधि के बाद बिना किसी उचित कारण सूचना उपलब्ध न कराने या मिथ्या सूचना, गलत सूचना की स्थिति में संबंधित अधिकारी 250 रुपए पर डे या मैक्सिमम 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि किसी अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई 30 दिन तक, या फिर उसने क्या है गलत सूचना आपको दे दी, तो क्या है जो सूचना आयोग है वो ये आपके 250 रुपए पर डे के हिसाब से या फिर जो 25,000 रुपए वो जुर्माना लगा सकता है। और ये सवाल सीईटी में पूछा गया है, लास्ट ईयर सीईटी की जो सेकंड शिफ्ट थी 2023 की, उसमें भी ये सवाल आ चुका है आपके कि कितना मैक्सिमम जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, मैंने क्या बताया, जुर्माना कितना है 250 रुपए पर डे या फिर मैक्सिमम अधिकतम 25,000 रुपए तक का। आगे देखिए आगे अब हमने पूरा देखा कि सूचना का अधिकार है, उससे संबंधित हमने कई चीजें देखी। अब हम देखेंगे राज्य सूचना आयोग के बारे में। और मैंने आपको बताया कि पहले जो वो विकास यात्रा है, या मैंने आपको जो प्रावधान बताया आरटीआई एक्ट के, वो हमारे लिए पढ़ने क्यों जरूरी थे, क्योंकि सवाल आ चुके हैं। अब देखिए राज्य सूचना आयोग के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो आरटीआई एक्ट है 2005, मैंने आपको बताया 12 अक्टूबर 2005 को वो प्रभावी हुआ, लागू हुआ देश में। तो आरटीआई एक्ट 2005 है, उसका अध्याय 4 है, टोटल 6 अध्याय है, उसमें अध्याय 4 है, उसकी धारा 15 क्या बता रही है कि राज्य है वहां पे सूचना आयोग है, वहां का राज्य में सूचना आयोग का गठन किया जा सकता है। तो हमने जो 2005 का एक्ट है उसकी अध्याय 4 और धारा 15 के तहत क्या राज्य में जो सूचना आयोग है वो बनाया है। अब इसका गठन कब हुआ, 13 अप्रैल 2006 को। और प्रभावी कब से हुआ, ये 18 अप्रैल 2006 से। तो ये दो फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गठन कब हुआ 13 अप्रैल 2006 को, और प्रभावी कब से हुआ 18 अप्रैल 2006 से। अब आगे देखिए यह आयोग एक सांविधिक और पूर्णतया स्वायत्त शासी निकाय है। मैंने आपको बताया हम एक्ट के थ्रू इसको क्या कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं, सांविधिक हुआ। और पूर्णतया ये स्वायत्त शासी है, यानी ये एक स्वतंत्र निकाय है। और उसके बाद इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है, जयपुर में है। और सूचना आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, जो दीवानी न्यायालय है उसकी भी शक्तियां प्राप्त हैं। आगे मैं इसके कार्य बताऊंगा, उसमें आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि कैसे इसको दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। अब आगे देखिए आगे यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि 6 अध्याय है और धाराएं बताई थी। तो जो इंपॉर्टेंट धारा है जिनके ऊपर सवाल आ चुके हैं या सवाल बन सकते हैं, वो हम सारी धाराएं देखेंगे। तो सबसे एक पहली है धारा 15, जिसमें 3 चीजें बताई गई है कि स्ट्रक्चर, संरचना कैसी होगी, नियुक्ति कौन करेगा और योग्यता क्या होनी चाहिए। जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त है या अन्य सूचना आयुक्त है, उनकी नियुक्ति, योग्यता और संरचना के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला है संरचना, देखते हैं। तो देखिए संरचना में देखिए ये बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य जो सूचना आयुक्त है और 10 अन्य आयुक्त हो सकते हैं। ये 10 है अधिकतम, यानी मैक्सिमम 10 कितने अन्य आयुक्त हो सकते हैं, अन्य सूचना आयुक्त कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 10। और हमारे वर्तमान में कितने हैं, 1+4, यानी एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य आयुक्त अभी वर्तमान में है। अब देखिए वो आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और 4 क्या है अभी वर्तमान में है। तो हमने अभी क्या है 4 अन्य आयुक्त बना रखे हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। राज्यपाल नियुक्ति करते हैं एक 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पे। तो इस चयन समिति की यदि बात करें तो इस चयन समिति में अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री, और उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष और एक सीएम द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, यानी मुख्यमंत्री एक कैबिनेट मंत्री को इस कमेटी में मनोनयन कर सकते हैं। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी हो गई, 3 सदस्यीय क्या हो गई, ये वो समिति हो गई। अध्यक्ष कौन है इसका, सीएम है। इस चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल क्या है, जो आपके मुख्य सूचना आयुक्त है और अन्य सूचना आयुक्त है उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। अब आगे देखते हैं कि मुख्य निर्वाचन वो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त है उनकी
योग्यता के बारे में हम देखते हैं। तो योग्यता की बात करें तो देखिए, सबसे पहला है कि सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव इनको होना चाहिए, कि भाई हम सूचना आयुक्त बना रहे हैं, उसमें हमने पहले लोकायुक्त या उनके बारे में देखा तो वहां पे ज्यादातर क्या है, जुडिशरी जो पर्सन है उनको वरीयता दी जाती है। पर यहाँ पे देखिए सामाजिक और जो आपके जीवन है उसका पर्याप्त अनुभव उनको होना चाहिए, और वो क्या है कि विधि है, प्रशासन है, समाज सेवा है, वैज्ञानिक, जनसंचार आदि जो सब्जेक्ट्स है उनका विशिष्ट ज्ञान उनको होना चाहिए। दूसरा है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। थर्ड है लाभ का पद वो धारण नहीं करना चाहिए। और चौथा है बिजनेस या कोई वृत्ति है, कारोबार है, उनसे संबंध उनका नहीं होना चाहिए। तो ये हमने क्या देखी, योग्यता देखी धारा 15 में। उसके बाद हम देखते हैं धारा 16। तो धारा 16 की यदि बात करें तो धारा 16 में क्या बताया गया है, एक तो कार्यकाल, शपथ, त्याग पत्र और वेतन भत्ते, ये चार चीजें धारा 16 में बताई गई है। तो सबसे पहले कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल निर्धारण कौन करता है, केंद्र सरकार। देखिए 2019 में आरटीआई एक्ट में संशोधन हुए हैं, और उन संशोधन का बहुत बड़े स्तर पे विरोध भी हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार वहां पे क्या है कि एकात्मक शासन की तरह काम कर रही है। आरटीआई एक्ट में जो केंद्र सरकार है वो उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कर रही है, इनका जो टेन्योर है, पदावधि, उसका निर्धारण भी कौन कर रहा है, केंद्र सरकार। तो आरटीआई जैसी संस्था जो हम बताते हैं कि ये स्वायत्तशासी या पूर्णतः वो ऐसे निकाय हैं, उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि ऐसे संशोधन से मतलब आप देखोगे कि केंद्र सरकार है वो उसमें क्या कर रही है, दखल अंदाजी कर रही है। तो देखिए सबसे पहले कार्यकाल की बात करें तो निर्धारण कौन कर रहा है, केंद्र सरकार। 2019 में संशोधन हुआ है जिसमें कार्यकाल कौन निर्धारण करेगा, केंद्र सरकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 2019 में संशोधन से पहले कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो ये पहले था, और अब क्या है कि अब आप यदि एग्जाम में सवाल आ जाए कि मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों की जो कार्यकाल है उसका निर्धारण कौन करता है या कार्यकाल कितना है, तो केंद्र सरकार इसका निर्धारण करेगी। अब आगे बात करते हैं शपथ की। तो शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति। राज्यपाल किसी को अपॉइंटमेंट कर दे या फिर राज्यपाल खुद शपथ दिलाए। उसके बाद त्याग पत्र भी राज्यपाल को देते हैं। और जो वेतन भत्ते हैं वो भी मैंने बताया 2019 में संशोधन हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार है वही क्या है, वेतन भत्ते भी इनका निर्धारण करेगी। तो ये हमने देखे धारा 16। अब धारा 17 में क्या बताया गया है कि इनको पद से कैसे हटाया जाएगा। तो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें यह है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है या अन्य आयुक्त है वो सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्देश पे कौन हटाएगा, राज्यपाल। और आधार क्या होंगे, आधार होंगे कदाचार या असमर्थता। यानी कदाचार या असमर्थता के आधार पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, निर्देश पे राज्यपाल इनको पद से हटाएगा। यह है धारा 17 में बताया गया। आगे हम देखते हैं। आगे देखिए वार्षिक रिपोर्ट जो प्रतिवेदन है उससे संबंधित कौन सी धारा है, 25 में ये है कि राज्य सरकार है वो राज्य सरकार मतलब ये जो आयोग है वो राज्य सरकार को जो वार्षिक रिपोर्ट है वो देगा, और राज्य सरकार इसको विधानमंडल के समक्ष रखेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हम ज्यादातर क्या है कि ऑप्शन में राज्यपाल आता है और हम राज्यपाल पे टिक कर देते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि जो प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार को देगी आयोग, और राज्य सरकार इसको विधानमंडल के समक्ष रखेगी। आगे देखते हैं। आगे देखिए कि आयोग के कार्य और शक्तियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था कि ये इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, सिविल कोर्ट की। तो दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट की शक्तियां कैसे हैं, ये समन जारी कर सकता है भाई, जो राज्य सूचना आयोग है वो समन जारी कर सकता है, लोग जो प्राधिकारी है उनको उपस्थित करवा सकता है, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य लेने के लिए मतलब बोल सकता है, या उनको उपस्थिति के लिए बुला सकता है। उसके बाद है किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्राप्तियां मंगाना। भाई सूचना का आयोग है, अब कोई सूचना यदि मांग रहा है तो उसका एक वेरिफिकेशन करने के लिए आयोग को क्या चाहिए कि जो एकदम वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। तो किसी भी न्यायालय से या लोक जो भी कोई कार्यालय है उससे लोक अभिलेख या उसकी प्राप्त वो जो प्रतियां है, कॉपी है, वो मंगा सकता है। उसके बाद दूसरी है अपीलीय शक्ति। अपीलीय शक्ति में मैंने आपको बताया था एक वो क्रम बताया था जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि पीआईओ को सूचना दी जाती है, वो सूचना के लिए आवेदन किया जाता है, वहां पे संतुष्ट नहीं होने पे एसपीआईओ को। तो अपीलीय शक्ति में देखिए कि एक्ट की एक धारा है 19(1) क्या बता रही है कि अपील प्राधिकारी के द्वारा दिए गए सूचना के विरुद्ध सेकंड अपील सुनने का अधिकार 19(3) के तहत राज्य सूचना आयोग के पास है। तो मैंने आपको बताया था वो एक क्रम पूरा बताया था।
अब ये 19(1) और 19 जो आपके 19(1) धारा है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि धारा 19(1) सूचना आयोग से संबंधित धारा 19(1) का जो है प्रावधान है, तो उसमें ये है कि अपीलीय शक्ति इसको दी गई है। अब आगे देखिए, आगे है दूसरी धारा 19(7). 19(7) हमें क्या बता रही है कि राज्य सूचना आयोग का आदेश क्या है, बाध्यकारी होगा। राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी कैसे होगा, जो लोक प्राधिकरण है जहां पे हम सूचना के लिए आवेदन करते हैं, तो राज्य सूचना आयोग का आदेश है वो उनपे बाध्यकारी होगा। ये कौन सी धारा है, 19(7). उसके बाद 19(8) है। 19(8) में क्या बताया गया है कि लोक प्राधिकरण है उनको आदेश देता है कि अधिनियम है इसका क्रियान्वयन है वो कैसे किया जाएगा, तो सारे लोक प्राधिकरण इसके दायरे में आ गए और वो उनको आदेश देगा 19(8) के तहत। अब आगे देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो आरपीएससी अक्सर पूछता है आयोग से संबंधित। सबसे पहला है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये इनका नाम है एमडी कोरानी। एमडी कोरानी है वो राजस्थान सूचना आयोग के प्रथम जो आपके मुख्य सूचना आयुक्त थे, और सर्वाधिक कार्यकाल भी किनका था, एमडी कोरानी का। तो सर्वाधिक कार्यकाल और प्रथम अध्यक्ष वो सूचना आयुक्त कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त एमडी कोरानी। उसके बाद है न्यूनतम कार्यकाल। न्यूनतम कार्यकाल किनका है, सुरेश कुमार चौधरी। तो सुरेश कुमार चौधरी का सबसे न्यूनतम कार्यकाल रहा है जो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। तो हमने ये दो फैक्ट देखे कि सर्वाधिक कार्यकाल तो किसका है, एमडी कोरानी का, और आपके मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है, सुरेश कुमार चौधरी जी का। अब आगे देखिए, टी श्रीनिवासन जी है इनके बारे में फैक्ट क्या है कि ये मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त दोनों पदों पे रह चुके हैं। तो ये दोनों पदों पे रह चुके हैं, कौन, टी श्रीनिवासन, मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं और अन्य आयुक्त भी रह चुके हैं। उसके बाद यदि बात करें वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त की, तो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, डीबी गुप्ता, जिनका पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। ये है हमारे राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त। और अन्य सूचना आयुक्त की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 1+10 यानी मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, पर वर्तमान में कितने हैं, 4, 1+4। तो 1+4 में पहले कौन है, देवेंद्र भूषण गुप्ता जो मुख्य सूचना आयुक्त है। 4 अन्य जो आयुक्त की बात की जाए तो उनमें एक है राजेंद्र प्रसाद बरवार, एक का नाम है लक्ष्मण सिंह राठौड़, एक का नाम है शीतल धनखड़ और एक है मोहनलाल लाठर। ये 4 हमारे क्या है, अन्य सूचना आयुक्त। तो ये हमने फैक्ट देखे, और आई होप आपको सूचना का अधिकार है और राज्य सूचना आयोग है इसके बारे में आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताए और ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य भी बताए, और सूचना का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब जानते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी ये कितना आवश्यक है, इससे भी आप भली भांति परिचित है। तो राजस्थान पॉलिटी की जो हमारी क्लासें हैं वो नियमित रूप से जारी रहेगी, और आप मतलब नेक्स्ट उस क्लास में आप अन्य आयोग देखेंगे। उसके बाद हम जो व्यवहारिक जो पॉलिटी है उसकी क्लासें भी हम आगे जारी रखेंगे। तो हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो आप देखिए, बहुत ही अच्छी मतलब क्लासें यूट्यूब पे चल रही है। तो एबीसी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।